की सख्त चेतावनी, 10 भारतीय सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हमले में एक भारतीय अब भी लापता। राम मंदिर मामले पर आरएसएस का बड़ा बयान, राम भक्तों की आस्था का सवाल, आरएसएस ने मांगी निष्पक्ष और तेज जांच। सीएम योगी ने शुरू किया एक पेड़ मां के नाम अभियान, प्रदेश में 35 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य, गोरखपुर से पर्यावरण बचाने का योगी का आह्वान। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, रवि बिश्नोई की टीम में वापसी, चोटिल वरुण सीरीज से बाहर। फ्लैश फ्लड से पहलगाम में हड़कंप, होटलों और घरों में घुसा मलबा, पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। नमस्कार, राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और वक्त हो चला है देश की बात का। शुरुआत देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था संसद से करते हैं, जहां एक बार फिर अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हो चुका है। मानसून सत्र 2026 शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद के जरिए सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाई जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के अनुसार संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। वहीं सर्वदलीय बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी, ताकि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान के चल सके। साथ ही विधायी कार्यों के एजेंडे पर भी विस्तार से चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में भी है। वहीं विपक्ष भी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाला है। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। यानी कि मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहेगा, तो विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश करेगा। अब सबकी नजर 19 जुलाई की सर्वदलीय बैठक पर होगी, क्योंकि यहीं से तय होगा कि संसद का मॉनसून सत्र सहमति और संवाद के माहौल में चलेगा या फिर हंगामे और तीखी राजनीतिक टकराहट के बीच। केंद्र सरकार संविधान का 130वां संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है, जिसमें प्रस्ताव है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री किसी ऐसे आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है और वो लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे पद छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि इस बीच संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने अपने मसौदा सुझाव में एक अहम बदलाव की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि पद से हटाने की जगह निलंबन का प्रावधान होना चाहिए, ताकि अगर संबंधित व्यक्ति बाद में अदालत से बरी हो जाए तो उसके अधिकार पूरी तरह खत्म ना हो। दूसरी ओर इस प्रस्ताव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाए जाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि एक तरफ सरकार इसे जवाबदेही और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक अधिकारों पर असर डालने वाला प्रस्ताव मान रहा है। अब सबकी नजर संसद के आगामी सत्र पर होगी, जहां इस प्रस्तावित विधेयक पर तीखी बहस, राजनीतिक टकराव और संवैधानिक तर्कों की गूंज सुनाई दे सकती है। ओमान के तट पर एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले ने एक बार फिर पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस घटना पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नागरिक जहाजों और कमर्शियल शिपिंग पर हमलों की निंदा की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमले का शिकार हुए जहाज पर कुल 11 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन अभी भी एक भारतीय लापता है और उसकी तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारत सरकार ने बताया कि ओमान में स्थित भारतीय दूतावास, स्थानीय
प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और लापता भारतीय की तलाश के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही भारत ने बचाव अभियान में सहयोग के लिए ओमान सरकार का धन्यवाद भी जताया है। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि हमले के बाद जहाज में आग लग गई थी, जबकि ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के अनुसार चालक दल के सदस्य लाइफ बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। भारत ने साफ कहा है कि समुद्री व्यापार और नागरिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले पूरी तरह दुनिया के लिए चिंता का विषय है और सभी पक्षों को तुरंत तनाव कम कर बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। अब सबकी निगाहें लापता भारतीय की सुरक्षित वापसी और क्षेत्र में हालात सामान्य होने को लेकर टिके हुए हैं। इधर उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने पवित्र त्रिवेणी और मौलश्री के पौधे लगाकर प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ ये अभियान सिर्फ पौधे लगाने का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित करने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 242 करोड़ पौधों का रोपण किया जा चुका है और इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, प्रकृति के असंतुलन को संतुलित करने के लिए हर नागरिक को पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व निभाना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जहां भी हो कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल का संकल्प भी लें ताकि उत्तर प्रदेश को और ज्यादा हरित और समृद्ध बनाया जा सके। बात राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर करते हैं, जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से कई तरह की चर्चाएं और दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की संख्या के आधिकारिक आंकड़े जारी कर इन दावों का जवाब देने की कोशिश की। ट्रस्ट के मुताबिक 21 जून से 3 जुलाई 2026 के बीच अधिकांश दिनों में पिछले साल की तुलना में ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। 28 जून को तो 1,02,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए, जो इस अवधि का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। हालांकि 2 दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम रही, लेकिन बाकी अधिकांश दिनों में भक्तों की संख्या बढ़ी हुई दर्ज की गई है। ट्रस्ट का कहना है कि इन आंकड़ों से साफ है कि रामलला के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह अटूट बनी हुई है और चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर फैलाई जा रही उन चर्चाओं में कि श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऐसा कोई भी व्यापक असर दिखाई नहीं देता। यानी कि विवाद और जांच अपनी जगह है, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सिलसिला आना लगातार जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक कर्नाटक के बेलगावी में संपन्न हो गई। बैठक में संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अयोध्या के राम मंदिर में दान पेटी की गिनती के दौरान सामने आई कथित अनियमितता के मामले पर रहा। बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में संघ ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि ये सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय है। इसीलिए पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और जल्द जांच होनी चाहिए। आरएसएस ने भरोसा जताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर गठित एसआईटी और पुलिस की जांच जल्द किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगी और पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। संघ ने यह भी कहा कि यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और श्रद्धालुओं का विश्वास पूरी तरह बना रहे। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। उधर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कथित चोरी की घटना को कलंक बताया। इसी बीच जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के आंदोलन को लेकर भी राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज के समर्थन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सपा अब इस आंदोलन के साथ खड़ी है। इन सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने राष्ट्र टीवी से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। का समूल नाश हो जाना चाहिए जो लोग आस्था के साथ खिलवाड़। कांड का सिग्नेचर तो हर आस्थावानों में है, सबके हृदय में है, संपूर्ण हिंदू समाज के हृदय में हो गया है। और अरविंद केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं
कि यह बात हर लोगों में जानी चाहिए कि आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है और ये बंद ही नहीं होना चाहिए, इसका समूल नाश हो जाना चाहिए जो लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करें। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर नृपेंद्र मिश्रा जो अध्यक्ष है उन्होंने इसको कलंकित बताया, कलंक बताया है जो चोरी हुआ है, बहुत दुख भी जताया, कहा कि चोरी का मामला एक बहुत कलंक की बात है। देखिए वो बयान मैं भी पढ़ा था, अब इन लोगों को छोटा लग रहा है, लेकिन ये तो छोटे अपराधियों को फंसा रहे हैं, बड़े अपराधी तो बड़ी मछली तो सीधे सीधे बच रही है। सही बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर माननीय न्यायालय के आदेश पर बना और उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यालय बना लिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आय का स्रोत बना लिया। चर्चा तो यह है कि चढ़ावे के पैसे से भारतीय जनता पार्टी मालो माल हो रही है और चढ़ावे के पैसे से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन रहे हैं, ये गांव-गांव चर्चा है। तो इस कलंक से बच नहीं लोग पाएंगे और सीधे सीधे यह बात सामने आ रही है कि हर हिंदू के हृदय में यह बात चली गई कि बड़ी मछली बचाई जा रही है और छोटी मछली फंसाई जा रही है और इतना बड़ा कांड आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। ये धर्म की राजनीति करने वाले अधर्म कर रहे हैं, इसका खामियाजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अगर हैं तो खुद देंगे, आप देखते रहिए। अगला मामला भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार और मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि राम मंदिर निर्माण में कमीशनखोरी हुई, चढ़ावे में चोरी हुई और इस पूरे मामले से जुड़े 8 महीनों के सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए गए। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इन आरोपों के बाद राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस में केंद्र में आ गया। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और मामले की जांच अब भी जारी है। इस मुद्दे पर सियासी घमासान आगे क्या मोड़ लेता है, इस पर सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। तो देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मामला है वो बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इस पूरे मामले पर जमीन खरीद से जुड़े आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से देशव्यापी सिग्नेचर कैंपेन का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के रोहिणी में सुंदरकांड पाठ से हो गई है, जिसके बाद देश भर में हनुमान चालीसा पाठ और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस विषय पर दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने राष्ट्र टीवी से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के आरोपों और अभियान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। केजरीवाल कई इसको लेकर बात की जाए कि कई उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्होंने अभी एक अभियान शुरू किया और आज सुंदरकांड पाठ से इस अभियान को शुरुआत की। रोहिणी से किस तरीके से देखते हो? देखिए, केजरीवाल के अभियान या केजरीवाल के आह्वान ये कितने विफल हैं, ये इससे नजर आता है कि इतने दिन पहले की गई घोषणा के बावजूद भी उनके अधिकांश विधायक, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व मंत्री गोपाल राय भी शामिल हैं, इमरान हुसैन भी शामिल हैं, कोई भी उस पंडाल में नहीं पहुंचा। जिस पंडाल में उन्होंने आज कार्यक्रम का आयोजन किया, सुंदरकांड के पाठ के नाम पे राजनीति की, उस पंडाल में आप कभी भी जाइए, वहां अक्सर रविवार के दिन, छुट्टी के दिन धार्मिक आयोजन होते हैं। पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं रोहिणी में। मगर वो पंडाल आज खाली था। उनके कार्यकर्ताओं ने ही उनके आह्वान को नकार दिया। इतनी बसें लगाई, सब कुछ किया, फिर भी मुश्किल से 500-700 आदमी वो उस पंडाल में जुटा पाए। तो केजरीवाल के अभियान और आह्वान दोनों अब जनता और उनकी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा ठुकराए जा चुके हैं। लेकिन सर, इस तरीके से अभी उनका कहना है कि अभी दिल्ली से शुरुआत की गई, अब सभी जगहों पर जाके इसी तरीके का वो पाठ करेंगे और सिग्नेचर अभियान, जहाँ पे सिग्नेचर करके जनता की आवाज वो दिखाना चाह रहे हैं, मतलब कि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है।
दिल्ली में जब 500 आदमी इकट्ठे हुए हैं तो अन्य शहरों में क्या इनका अंत होगा, वो मेरे ख्याल में आप पत्रकार होने के नाते मुझसे बेहतर समझ सकती हैं। ये एक विफल अभियान है। केजरीवाल की मुश्किल ये है कि वो अपनी राजनीतिक प्रसंगता खो चुके हैं, इसलिए वो नीट से लेके और एथेनॉल तक, बीच में राम मंदिर भी आ गया, हर विषय पे बोल करके अपनी राजनीतिक प्रसंगिता दोबारा खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब इस देश का बच्चा बच्चा केजरीवाल के हर रंग को देख चुका, पहचान चुका, अब उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। गोवा के एक छोटे से गांव कारापुर से उठी आवाज अब देश की राजधानी दिल्ली तक गूंज रही है। लोरा प्रोजेक्ट के खिलाफ पिछले कई महीनों से चल रहा आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। प्रदर्शनकारी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां आज आंदोलन का 99वां दिन है और कल 100 दिन इस आंदोलन के पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि ये सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का विरोध नहीं, बल्कि गोवा की जमीन, पर्यावरण, जल स्रोत और खेती बचाने की लड़ाई है। राष्ट्र टीवी से बातचीत में गोवा से आए पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी डॉक्टर स्वप्निल ने कहा कि उन्होंने देश की सेवा की है और अब अपने गांव को बचाना उनका कर्तव्य है। उनका दावा है कि यदि ये परियोजना बनी तो गोवा की प्राकृतिक पहचान और पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा और भविष्य में ऐसे कई प्रोजेक्ट्सों का रास्ता खुल जाएगा। तो वही प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने कहा कि इस परियोजना से किसानों की खेती प्रभावित होगी, खेत और जल स्रोत खतरे में पड़ जाएंगे और गोवा की प्राकृतिक विरासत पर भी असर पड़ेगा। इसलिए ग्रामीण अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। अब सबकी निगाहें कल जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन पर हैं, जहां आंदोलनकारी अपनी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। गोवा में कई दिनों से लोधा प्रोजेक्ट को लेकर वहां की आम जनता प्रदर्शन करने पे उतरी थी। वहीं कल बात की जाए कि लोधा प्रोजेक्ट का प्रदर्शन का कल 100वां दिन हो जाएगा और ये मामला गोवा से निकलकर अब राजधानी दिल्ली की सड़कों तक पहुंच चुका है, जहां गोवा की जनता अब राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठाएगी और प्रदर्शन करेगी, ताकि ये बात सरकार के बात की जाए कि संज्ञान में जाए और ये जो लोधा प्रोजेक्ट है उसको रोका जा सके, जिसको लेकर गोवा की जनता राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। वहीं राष्ट्रीय टीवी की टीम से बात करने के लिए लोग मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गोवा से दिल्ली तक का मैं बात करूं ये प्रदर्शन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कि आखिर क्यों इस प्रोजेक्ट के लिए इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है और सरकार इनकी ओर से बात की जाए तो कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। कई ऐसे सवाल है, आइए बात करते। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर स्वप्निल सालेरकर। मैं रिटायर्ड हूँ इंडियन एयरफोर्स से। तो प्रेजेंटली हम गोवा से आए हैं। गोवा से मतलब नॉर्थ गोवा में एक छोटी सी विलेज है कारापुर करके, ये बिचोलिम तालुका में आती है। तो ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जो प्रोजेक्ट बना रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है हमारे विलेज में। इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है 5.5 लाख स्क्वायर मीटर, इससे भी बहुत ज़्यादा है। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया 5.5 लाख स्क्वायर मीटर में प्रोजेक्ट बन रहा है। और इसमें जो टोटल हाउसिंग यूनिट्स आएंगे 2023 यूनिट्स आ। तो हमारे क्या है कि हमारा गांव छोटा सा है, इसमें जो पॉपुलेशन है हमारे 7,500 के करीब है अप्रोक्सीमेटली, और इनका जो पॉपुलेशन आने वाला है 17 से 20 हज़ार तक पॉपुलेशन आने वाला है एज पर उनके खुद के ओन डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो ये क्या है कि गोवा का ये छोटा सा गांव है जो हिंटरलैंड है, ये इको टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा जगह है एक्चुअली। लेकिन क्या है कि ये अभी प्रोजेक्ट्स जो आ रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ये एक ही एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये सबसे गोवा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का, और इसके बाद ये यदि इसको प्रमोशन हो गया तो इसके आगे और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। लोगों की आवाज उठ रही है हर गोवा के विलेज में कि उनके गांव में ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आने चाहिए। क्या लगता है कि अगर उस पे ये प्रोजेक्ट बनता है तो जो किसान है, जो खेती बाड़ी, उनको भी इसका नुकसान बहुत है। वो लोग उधर टेनेंटेड भी लोग हैं ना, उधर 77 लोग टेनेंटेड है, तो उनका जो राइट है वो भी छीना गया है, उनको कुछ बताया भी नहीं है। तो अभी वो लोग कहाँ से क्या खेती करेंगे, क्या करेंगे? अभी उनका जो रोजी रोटी है वो कहाँ से चलेगी? तो उनकी भी एक जो अंदर से आवाज उठ रही है वो भी तो सुनना चाहिए ना। जो उनका दर्द है वो कौन समझेगा? अभी जो पैसा है वो लोग जगह वहाँ खरीद लेंगे। अभी ये लोग जो टैलेंटेड है उन्होंने क्या करने का अभी? सो उनकी भी तो बात सुननी चाहिए ना। देखिए, लोगों का दुख जो गोवा से लेकर मजबूरन सरकार को जगाने के लिए राजधानी दिल्ली की धरती पर आना पड़ा प्रदर्शन करने के लिए। और भी लोग हैं, इनका बात करते हैं। क्या नाम है आपका आंटी?
हिंदी नहीं आती है। देखिए, उम्र मायने नहीं रखता है, सब उम्र के लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। सीनियर सिटीजन भी बात की जाए कि दिल्ली पहुंचे ताकि सरकार सुने और जो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो गोवा की खूबसूरती, जो अपनी खूबसूरती जानी जाती है, जो केवल भारत के ही लोग घूमने नहीं जाते हैं, देश विदेश की भी बात करूं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा जगहों में से एक है टूरिस्ट प्लेस गोवा, उसको बचाने के लिए ये आप प्रदर्शन करें। क्या नाम है आपका? रीमा प्रमोद गांवकर। हाँ, आप लोग का ये प्रदर्शन चलता आ रहा है लगातार, गोवा में भी ये देखा गया। क्या लगता है कि आप लोग राजधानी दिल्ली में यहाँ से आने के बाद आपका यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा? होना चाहिए, सॉल्यूशन देना चाहिए, क्योंकि उधर कुछ नहीं हो रहा है करके हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ न करना है गवर्नमेंट ने। वहाँ पे जो गोवा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं लोग, अच्छा सरकार ये भी कह रही है कि वहाँ पे विकास होगा अगर इस तरीके का प्रोजेक्ट आता है। ऐसा सब झाड़ पेड़ कट करके विकास नहीं हो सकता है, तो कुछ तो सॉल्यूशन करना चाहिए। एनवायरनमेंट को संभाल के कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। डेवलपमेंट करना चाहिए, नहीं पर एनवायरनमेंट को खराब करके नहीं। लेकिन वो बोले कि ऐसे डेवलपमेंट होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। गोवा और बात की जाए कि जैसे बाकी शहर जो डेवलप सिटी है, तमाम कई ऐसे प्रोजेक्ट है, तो गोवा भी उसमें शामिल होगा। गोवा में फिलहाल अभी सब जगह मेगा प्रोजेक्ट ही आ रहे हैं, तो हमारा प्लेटू वगैरह सब खराब कर रहे हैं, सो हमको वो नहीं चाहिए। आपको अपना नॉर्मल हरा भरा ही गोवा। हाँ, हरा भरा गोवा चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक के खिलाफ चल रहा आंदोलन आज 23वें दिन भी जारी है। छात्र और समर्थक लगातार धरने पर बैठे हैं और इस आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन भी अब 15वें दिन में पहुंच गया है। ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक का ब्लड प्रेशर लगातार सामान्य स्तर से नीचे बना हुआ है, वहीं उनका वजन भी करीब 7 से 8 किलोग्राम तक कम हो चुका है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है और आयोजकों का कहना है कि लंबे समय से केवल तरल पदार्थों के सहारे अनशन जारी रहने का असर अब उनकी सेहत पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सोनम वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। उन्होंने कहा था कि उनका उद्देश्य छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग को मजबूती देना है। उधर आंदोलनकारी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर लगातार छात्र, युवा और कई सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचकर आंदोलन को समर्थन भी दे रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और क्या बातचीत के जरिए इस आंदोलन का कोई समाधान निकल पाता है या नहीं। एमपी के दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी के अंदर खुला विरोध सामने आया। दतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्वालियर झांसी नेशनल हाईवे पर घंटों चक्का जाम रहा। पथराव की घटना में पुलिस अधिकारियों समेत कई जवान घायल भी हुए, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी और कई बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। उधर इस सियासी संकट के बीच नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी पार्टी नेतृत्व से मुलाकात होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आगे की रणनीति पर फैसला हो सकता है। तो वही मैदान में कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में दतिया का उपचुनाव अब त्रिकोणीय मुकाबले में बदलता नजर आ रहा है और सभी की नजर इस बात पर है कि बीजेपी अपने अंदरूनी असंतोष को कितनी जल्दी संभाल पाती है। दिल्ली में एक बड़ी टारगेट किलिंग की साजिश पुलिस ने वक्त रहते नाकाम कर दी है। राजधानी दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 वांटेड शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर विदेश में बैठे हैंडलर्स के इशारों पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। दिल्ली पुलिस के रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ के इन शूटर्स की गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद लगातार उनकी निगरानी की गई और तीनों को दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी कई टारगेटेड फायरिंग और आपराधिक मामलों में वांटेड रहे और इस बार भी किसी खास शख्स को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उनकी पूरी साजिश पर पानी फेर दिया। जांच में यह भी सामने आया है कि गैंग का नेटवर्क सिर्फ देश तक सीमित नहीं बल्कि विदेश में बैठे ऑपरेटर्स से लगातार निर्देश और मदद मिल रही थी। यही वजह है कि पुलिस अब इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की भी गहराई से जांच कर रही है।
हाल ही में पुणे के एक स्टील कारोबारी से 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और पैसा न मिलने पर फायरिंग करने के मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके पास से विदेशी हथियार और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए थे। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जेल और विदेश में बैठे गैंग ऑपरेटर्स देश के अलग अलग राज्यों में अपराधियों को कैसे निर्देश दे रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस गिरफ्तार तीनों शूटर्स से पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क, उनके हैंडलर्स और संभावित टारगेट्स का पता लगाया जा सके और किसी भी बड़ी वारदात को समय रहते रोका जा सके। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में बादल फटने और मूसलाधार बारिश के बाद हालात गंभीर हो गए हैं। अबूरा और देहवाथू के जंगली इलाकों में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। तेज बहाव के साथ आया मलबा आधा दर्जन से ज्यादा होटलों और रिहायशी मकानों में घुस गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव टीमें मौके पर मौजूद हैं और पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी भारी बारिश की संभावना जताई है और हालात पर लगातार नजरें रखी जा रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली हार के बाद टीम इंडिया में बड़ा बदलाव किया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है। दरअसल स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पूरी तरह फिट नहीं है और इसी वजह से उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा है। इंग्लैंड के खिलाफ वो 3 मैचों में टीम का हिस्सा रहे, लेकिन बारिश और चोट के कारण सिर्फ 2 मुकाबलों में ही गेंदबाजी कर सके। अब चयनकर्ताओं ने उनकी जगह रवि बिश्नोई पर भरोसा जताया, जो अपनी फिरकी से टीम इंडिया को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मिली निराशा के बाद अब भारतीय टीम की नजर जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार वापसी करने पर होगी। इधर मध्य पूर्व में जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज हो रहा है और अब इसका असर दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन होर्मुज स्ट्रेट पर भी दिखाई देने लगा है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने ऐलान कर दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज स्ट्रेट से कोई भी जहाज उनकी अनुमति के बिना नहीं गुजर सकेगा। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस व्यापार होता है। उधर अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई और तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि तीसरे दौरे के हमलों में करीब 140 ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया और अब तक 3 चरणों में 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया जा चुका है। इस बीच UAE, कतर, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों के बाद सायरन बजने की भी खबरें हैं। वहीं कूटनीतिक कोशिशें भी जारी है। ईरान और ओमान के बीच बातचीत हुई, जबकि कतर तनाव कम कराने में जुटा है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी तो ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने बदले की बात दोहराई है, यानी कि मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील हैं और अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ये टकराव यहीं रुकता है या फिर एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।